आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पटना में हजारों किसानों ने राजभवन की ओर कूच किया। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। गुजरात से सांसद मनसुख भाई वसावा ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। बात न सुने जाने पर थे नाराज। मेगा स्टार रजनीकांत ने कहा, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, चुनावी राजनीति में आए बिना जनसेवा करूंगा। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा सरकार जाएगी तभी लोकतंत्र बचेगा। बाइडेन की डिजिटल टीम का ऐलान। भारत के कश्मीर में जन्मी आयशा शाह को मिला बड़ा ओहदा। और चीन आया पाकिस्तान में बन रहे कॉरिडोर के बचाव में। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में किसान आंदोलन का असर बिहार में भी दिखने लगा है। राज्य के अलग अलग जिलों से आए किसानों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए मंगलवार को राजभवन की ओर मार्च किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और अन्य लेफ्ट संगठनों के सदस्यों ने राजभवन मार्च आयोजित किया। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इनकी संख्या हजारों में है। किसानों और किसान संगठनों को डर सता रहा है कि नए कानून की वजह से कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रभाव बढ़ जाएगा और उनकी आमदनी कम हो जाएगी। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द या निरस्त किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन ये बैठकें बेनतीजा रहीं। सरकार नए कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने में फिलहाल विफल रही है। अगले दौर की बातचीत के लिए 40 किसान संगठनों के नेताओं को 30 दिसंबर को बुलाया गया है। गुजरात के भरूच से सांसद मनसुख भाई वसावा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक अपनी बात नहीं सुने जाने से नाराज होकर उन्होंने ये कदम उठाया। वसावा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि आगामी बजट सत्र में वो लोकसभा से भी इस्तीफा दे देंगे। बताते चले कि वसावा पिछले दिनों बीजेपी सरकार के कामकाज के तरीकों को लेकर सवाल उठाने पर चर्चा में आए थे। मनसुख भाई वसावा बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। वो 6 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। पिछले मोदी सरकार में उन्होंने राज्य मंत्री का पदभार भी संभाला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी के कामकाज के तरीकों से नाखुश नजर आ रहे थे। तमिलनाडु की राजनीति में कदम रखने की बात पर हलचल मचाने वाले 70 साल के मेगा स्टार रजनीकांत ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान नहीं करेंगे। इसके पहले उन्होंने घोषणा की थी कि वो 31 दिसंबर को अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। रजनीकांत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मंगलवार को घोषणा की कि वो चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनावी राजनीति में शामिल हुए बिना ही जनसेवा करेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं कि मैं राजनीति में नहीं आ सकता। मुझे ही पता है कि ये घोषणा करते हुए मेरा मन कितना दुखी हो रहा है। मेरे इस फैसले से मेरे फैंस और लोगों को निराशा होगी, लेकिन कृपया मुझे माफ कर दें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया है कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि किसान दम्भी भाजपा सरकार को सड़क पर ले आएंगे और ये सरकार जाएगी तभी लोकतंत्र बचेगा। सपा मुख्यालय में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में बसपा और लोकसभा प्रत्याशी रहे मसूद आलम, पूर्व विधायक रमेश गौतम और मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना समेत कई प्रमुख नेताओं को सभा में शामिल कराने के बाद संवाददाताओं से कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय अत्याचार की सीमा पार कर दी है। कोई भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने का काम सरकार कर रही है। ये सरकार जाएगी तभी लोकतंत्र बचेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि कोरोना महामारी और सरकारी खजाना खाली मिलने की वजह से उनके गठबंधन द्वारा किए गए कई चुनावी वादे पूरे नहीं हो सके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने 29 दिसंबर को राज्य की सत्ता में 1 साल पूरे किए हैं। इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि कोरोना महामारी और सरकारी खजाना खाली मिलने की वजह से उनके गठबंधन द्वारा किए गए कई चुनावी वादे पूरे नहीं हो सके हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के गनर ने लाइसेंसी राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक गनर एक रिटायर्ड फौजी भी थे। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के विपुलखंड 4 में एक होटल में रिटायर्ड फौजी राजेश कुमार आकर रुके थे। राजेश कुमार झांसी के रहने वाले थे। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव के गनर भी थे। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ।
अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अपने व्हाइट हाउस ऑफिस की डिजिटल स्ट्रैटेजी टीम के सदस्यों की घोषणा कर दी है। कश्मीर में जन्मी आयशा शाह को व्हाइट हाउस की डिजिटल टीम के सीनियर पोजीशन पर रखते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाइडेन की ट्रांजिशन टीम की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक आयशा शाह को व्हाइट हाउस ऑफिस द्वारा डिजिटल स्ट्रैटेजी में पार्टनरशिप मैनेजर के रूप में नामित किया गया है। चीन ने सोमवार को उन रिपोर्ट्स को आधारहीन बताया जिसमें चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक मुख्य परियोजना के कर्ज के लिए पाकिस्तान की अतिरिक्त गारंटी मांगे जाने की बात कही जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सीपीईसी की परियोजना चल रही है। इसके अलावा चीन ने सीपीईसी परियोजना के कामकाज की प्रगति का बचाव किया है। पाकिस्तानी प्रेस ने एक ऐसी रिपोर्ट की थी कि महामारी के बाद हाल ही में चर्चाओं में पाकिस्तान के कर्ज चुकाने की क्षमता को लेकर चिंताएं जाहिर की गई हैं। पाकिस्तान की द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल अखबार ने रिपोर्ट किया था कि चीन ने मेन लाइन 1 परियोजना के लिए $6 अरब का कर्ज देने से पहले अतिरिक्त गारंटी की मांग की है। इस परियोजना में पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर रेल लाइन को अपग्रेड किया जाना है। रिपोर्ट में इसकी वजह से पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति को बताया गया। यह मुद्दा इस महीने की शुरुआत में मेन लाइन 1 की वित्तीय समिति की बैठक के दौरान उठाया गया था। चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने कोई अतिरिक्त गारंटी नहीं मांगी है और सीपीईसी परियोजना महामारी के बावजूद ट्रैक पर है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। देखते रहिए हेडलाइंस 24।